चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ कर रहे हैं। उसमें हमने आपको लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में डिटेल में पढ़ाया। आज हम उसी में एक कदम और आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हम 1937 में जो भारत में 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग चुनाव हुए उसके विषय में पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज आप अपने संविधान को देखते हैं, उनमें आपको कई प्रावधान मिलते हैं, सिविल लिबर्टीज़ को लेकर के, लेबर को लेके, पीजेंट को लेकर के, रूरल सोसाइटी के डेवलपमेंट को लेकर के। ये सारी चीज़ें किस तरह से उस समय में क्रियान्वित हुई 1937 के चुनाव के बाद, क्योंकि देश ने पहली बार भिन्न राज्यों में अपने लोगों की एक सरकार देखी, स्वदेशी सरकारें। कहीं कांग्रेस की सरकारें थीं, कहीं यूनियनिस्ट पार्टी की सरकारें थीं, कहीं पर मुस्लिम लीग और प्रजा कृषक मंडल के बीच में बनी कोलिशन की सरकारें थीं। ये देश की पहली अपनी सरकारें थीं, चाहे ये प्रोविंसेस में ही बनी थीं। इनके द्वारा किस तरह से डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को, कोई लेफ़्ट विंग था, कोई राइट विंग था, कोई सेंटरिस्ट था, इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ ने उस समय किस तरह से रोल प्ले किया और इन पार्टीज़ ने जिन्होंने सरकारें बनाई, इन्होंने कैसे इन डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को एक साथ आगे बढ़ाते हुए मिडल पाथ फॉलो किए, कैसे सभी वर्गों को सहमत कराते हुए नीतियां बनाई, और कैसे इसी नीतियों के आधार पर, इसी सोच के आधार पर ठीक 10 बरस के बाद जब भारत में एक संविधान सभा बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, वो किन विचारों, किन मापदंडों के आधार पर आगे संविधान बनाएगी, उसमें 1937 के चुनाव का एक बहुत बड़ा और बहुत ही अहम भूमिका है। तो इसके दौरान होने वाली सभी क्रियाओं को हमें समझना ज़रूरी है। जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो समझेंगे, संविधान में क्या चीज़ें आज हैं, किस वजह से, किन परिस्थितियों से उत्पन्न होकर के वो चीज़ें आई, हम बेहतर समझ पाएंगे। और आप जब फिर कॉन्स्टिट्यूशन आगे पढ़ेंगे, जब मैं लेक्चर्स आपको दूंगा, आप उन्हें बेटर रिलेट कर पाएंगे उनकी हिस्टोरिकल रीजनिंग के साथ कि भाई इनका ये महत्व था, इस वजह से ये चीज़ें संविधान में दर्ज हुई और इसीलिए आज ये संविधान में इस रूप में हैं। और जब भी आज मौजूदा परिस्थितियों में पूरे भारत भर में जब भी इतिहास खुद को दोहराता है तो फिर से हमें संविधान की ओर जाना पड़ता है। कई बार संविधान से प्रेरणा लेनी होती है, कई बार संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन करने होते हैं। वह हम तभी कर पाते हैं और उन्हें हम तभी समझ पाते हैं जब हम उन परिस्थितियों में चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार संविधान की जब भी समीक्षा करता है या फिर उसकी व्याख्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं डिबेट्स, उन्हीं डिस्कशंस की ओर जाता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई। और वो डिबेट्स, वो डिस्कशंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आर्टिफिशियल नहीं थी, ऑर्गेनिक थी। और वो डिबेट डिस्कशंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने की प्रक्रिया, उसकी पृष्ठभूमि, उसके इतिहास से विमुख नहीं हो सकती। और वो बनने की प्रक्रिया, वो पृष्ठभूमि, वो इतिहास, बस यही है जो मैं रोज़ आपको पढ़ा रहा हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स में। और उसमें ये 1937 के चुनाव एक अहम भूमिका और एक अहम पड़ाव के तौर पर काम करते हैं। तो चलिए समझते हैं 1937 के इलेक्शन से जुड़ी हुई हर एक कहानी। देखिए 1937 के इलेक्शन की पृष्ठभूमि क्या बनती है, पहले हम उसे वो समझना। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भारत में माहौल फिर वहीं का वहीं खड़ा है। क्यों वैसे का वैसे माहौल खड़ा है, पहले चीज़ों को समझते हैं। आप ये जानते हैं कि 12 मार्च 1930 से डांडी यात्रा यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 फेजेस रहे। पहला फेज़ 12 मार्च 1930 से शुरू हो करके 5 मार्च 1931 तक चला, क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ दिल्ली में। इसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, समझौता। इसके बाद फिर ये माना गया कि गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जो सितंबर से दिसंबर 1931 में होने वाली थी। और उसके मुताबिक गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट्स वो नहीं आए जो कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी। ऐसे में भारत में जब 1931 का ईयर कंप्लीट होने वाला था तो ब्रिटिश सरकार को भी ये नज़र आने लगा कि भाई कांग्रेस अपनी मांगों से हट नहीं रही और जो हमारी इच्छाएं हैं भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाना,
भारत को डोमिनियन स्टेटस ना देना, सेंटर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ना देना, भारतीयों की इनकैपेबिलिटी पॉलिटी को लेकर के, कंट्री को रन करने को लेकर के प्रूव करना, इन एजेंडे पे हमें आगे बढ़ना है। तो 1931 की एंडिंग के दौरान उन्होंने अपना दमन चक्र यानी कि सप्रेशन का मोड और फास्ट कर दिया। तो 1932 से फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सेकेंड फेज को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो रिस्पॉन्स फर्स्ट फेज़ को मिला था। तो रिस्पॉन्स कम होता चला जा रहा था क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट धीरे धीरे पैर खींचते चले जा रहे थे, उनके अपने उद्योग धंधों के नुकसान थे। किसानों की ज़मीनें तेज़ी से सरकार कब्जा करती चली जा रही थी क्योंकि वो रेंट नहीं पे कर रहे थे, और वही कब्जा की हुई ज़मीनें सरकारें नए किसानों को देती चली जा रही थी। तो पुराने किसानों को भी नुकसान था क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टियां यहाँ पर मजबूत हो चुकी थी। तो लेबर का उस समय उतना समर्थन इस मूवमेंट को नहीं मिला था। और बहुत ही मजबूत एक वर्ग कांग्रेस के भीतर भी ऐसा था जो ये चाहता था कि सरकार के साथ समझौता किया जाए, यानी कि अंग्रेज़ों के साथ समझौता किया जाए। लिबरल अलग प्रयास कर रहे थे, कम्युनल फोर्सेस ने साथ नहीं दिया, जैसे कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, ये अपने लेवल पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी इन्हीं की वजह से असफल रही हैं एक तरह से, और कांग्रेस के ऊपर भी इनका दबाव था कई तरह से कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के एजेंडे को माना जाए। अब अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें उस समय में चल रही हैं, तो गांधी जी के सामने भी कुछ परिस्थितियां सत्य की खड़ी हैं। ऐसे में कांग्रेस के ही भीतर के कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमें दोबारा से वह करना चाहिए जो 12 साल पहले हुआ था। 12 साल पहले क्या हुआ था? 1922 की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म होने के बाद उस समय की कांग्रेस पार्टी का ही एक वर्ग यह चाहता था कि क्योंकि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एक चुनाव की कल्पना है, तो हमें चुनाव लड़ करके भीतर जाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन को फेल कराना चाहिए, सरकार को चलने में बाधा अड़चन पैदा करनी चाहिए, सरकार को चलने नहीं देना चाहिए। इसी तरह का एक माहौल वापस से फिर खड़ा हो रखा है 1933 में, और 1933 के इस माहौल में फिर से एक वर्ग यह मान रहा है कांग्रेस के भीतर का कि हमें पुनः कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मार्ग पकड़ना चाहिए, हमें चुनाव लड़ कर के भीतर जाना चाहिए, और कहाँ जाना चाहिए? काउंसिल्स में एंट्री करनी चाहिए, और वहाँ जा कर के हमें अपने एजेंडे को, अपने कॉज को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये वर्ग यहाँ पर खड़ा है। लेकिन इस बार चुनाव लड़ कर के सरकार के भीतर जाने की जो मंशा है, जो एजेंडा है, वो पिछली बार से भिन्न है। वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। अलग अलग शख्स इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जैसे आसिफ अली प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर M.A. अंसारी प्रयास कर रहे हैं, B.C. रॉय, रामास्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, तकरीबन ये सभी वो लोग हैं जो एक तरह से राइट विंग पॉलिटिक्स से और लिबरल विंग से जाने जाते हैं कांग्रेस के। इनका यह मानना था कि भाई हमें काउंसिल एंट्री करनी चाहिए चुनाव लड़ करके। यहाँ तक कि सत्यमूर्ति ने तो मद्रास में मद्रास स्वराज पार्टी का भी गठन कर दिया 1933 में, यह कह करके कि हमें स्वराजिस्ट पार्टीज़ को दोबारा जिंदा करना चाहिए। हमारा जो एक पहले का ऑपरेटस है 1922-23 ऑनवर्ड्स का, वो सारा ऑपरेटस हमें पुनः जीवित करना चाहिए। ऐसे में इस सोच को लेकर के गांधी जी के सामने दुविधा है कि भाई निर्णय क्या लिया जाए। गांधी जी को प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई आप अनुमति दीजिए कि हम जो स्वराजिस्ट पार्टी का स्ट्रक्चर है उसे फिर से रिवाइव करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और भीतर जाते हैं। ये वह वर्ग हैं जो साथ समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो लेफ्टिस्ट हैं, जो इनके विपरीत हैं, वो यह नहीं चाहते थे। आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, अच्युत पटवर्धन थे, ये नहीं चाहते थे कि भाई काउंसिल में एंट्री की जाए, चुनाव के माध्यम से चुनाव लड़ करके फिर से हम अंग्रेजी सरकार के साथ मिलकर के कार्य करें। इससे जो एंटी इम्पीरियलिस्ट स्टैंड है कांग्रेस का, वो वीक पड़ जाएगा और हमें पुनः फिर से वह सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा, लेबर को और वर्कर को, पीजेंट को अपने साथ जोड़ने का, जो हमने इतनी मेहनत से किया। कांग्रेस की साख पे एक बट्टा लगेगा। ऐसे में गांधी जी के सामने यह चीज़ें आती हैं। तो गांधी जी 1933 में तो किसी भी तरह से सहमत नहीं है कि वो एक लेवल पर काउंसिल एंट्री की तरफ जाए। गांधी जी तब तो मना कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जब भिन्न भिन्न शख्सियतें गांधी जी के ऊपर दबाव बनाती हैं, तो गांधी जी यह कह देते हैं कि भाई जिसको जो करना है वो यह कर सकता है। उद्देश्य ये होना चाहिए कि यदि आप सब एक दिशा में कार्य कर रहे हैं, और दिशा ये है कि आपको साम्राज्यवाद के खिलाफ जाना है, भारत की आज़ादी की दिशा में कार्य करना है, हरिजन और गरीब कल्याण की ओर जाना है, तो एक दिशा में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आप अपने अपने मेथड अपना करके कार्य करते रहिए।
आगे बढ़ते रहिए, तो मुझे फिर इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। तो ये डिबेट डिस्कशन यहाँ पर चलता रहा। तो यहाँ पर अब मुद्दा क्या खड़ा है, कांग्रेस के भीतर इस बात की अब बहस है कि भाई क्या हमें काउंसिल्स में एंट्री करनी चाहिए कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और दूसरी बहस यह भी है कि यदि हम काउंसिल्स में एंट्री कर जाएंगे तो क्या हमें फिर ऑफिस एक्सेप्ट करने चाहिए कि नहीं, मंत्रालय हमें लेने चाहिए कि नहीं। ये दो मुद्दे फिर से कांग्रेस के सामने खड़े हैं, जो मुद्दे 1922 के बाद भी कांग्रेस के सामने खड़े थे। लेकिन इस बार की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। इस बार कांग्रेस का मानना ये है, वो सेक्शन जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहते हैं, जो ये कहता है कि मैं कांग्रेस के एंड पर, कांग्रेस के बिहाफ पर हम काउंसिल में एंट्री करेंगे, ये वर्ग ये कहता है कि इस बार काउंसिल में एंट्री करने का जो उद्देश्य रहेगा वो सरकारों को अनवर्केबल बनाना नहीं रहेगा, वो गवर्नमेंट मशीनरी को ऑब्स्ट्रक्ट करना नहीं रहेगा, इनफैक्ट गवर्नमेंट को वर्केबल बनाना रहेगा, सरकार को कार्यरत बनाना रहेगा, हम उसे कामकाजी बनाएंगे और हम सपोर्ट करेंगे कि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। ऐसे में हमारा समर्थन ये रहेगा कि जन कल्याण की दिशा में कांग्रेस की नीतियां और सिद्धांतों को पालन करते हुए सरकार कार्य करे और हम उस दिशा में आगे बढ़े। तो देखिए ये बिल्कुल विपरीत है। जब आप 1922 के बाद 1923 में काउंसिल एंट्री कर रहे थे तो उस समय में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास का यह उद्देश्य था कि हमें काउंसिल एंट्री करने के बाद किसी भी तरह के बिल्स वहाँ पर पास नहीं होने देने हैं, आउटराइट ऑब्जेक्शन करना है, रिजेक्शन करना है, हम बजट को सेंक्शन नहीं होने देंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को फेल करा देंगे। लेकिन इस बार मुद्दा अलग है, इस बार मुद्दा नॉन कॉपरेशन नहीं है, इस बार मुद्दा कॉपरेशन है। आपको भीतर जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को वर्केबल बनाना है बेटर पॉसिबल मैनर में, जनता के हितों में, और सरकारों को कार्यरत बनाना है। और दूसरा उद्देश्य ये है कि पिछली बार क्लियर कट ये मेंशन था कि ऑफिस एंट्री नहीं करनी है, लेकिन इस बार ये कहा गया कि ऑफिस एंट्री करनी है। यदि कार्यालय मिलते हैं, दफ्तर मिलते हैं, मंत्रालय मिलते हैं, तो हम उनको संभालेंगे और उसके तहत हम पीजेंट के लिए, वर्कर के लिए और भारतीय सभी हितों के लिए कार्य करेंगे। ये दोनों चीज़ें पिछली बार से विपरीत हैं। अब इसी कंसेप्ट के तहत कार्य आगे बढ़ेगा और इसी चीज़ को लेकर के पूरी तरह से कांग्रेस के बीच में डिबेट रहेगी कि भाई काउंसिल एंट्री होनी चाहिए कि नहीं। तो राइट विंग ये कहेगा कि काउंसिल एंट्री होनी चाहिए, लेफ्ट विंग कहेगा कि काउंसिल एंट्री नहीं होनी चाहिए। राइट विंग यहाँ पर बार बार आप जिनके नाम सुनते चले जाएंगे, मुदलियार का नाम आएगा, सी राजगोपालाचारी का नाम आएगा। जम करके इन्होंने मद्रास तमिलनाडु रीजन में समर्थन किया कि हमें काउंसिल एंट्री भी करनी चाहिए और हमें ऑफिस एक्सेप्टेंस भी करना चाहिए। यहीं पर डॉक्टर अंसारी का नाम आएगा, आसिफ अली का नाम आएगा, के.एम. मुंशी का नाम आएगा, बी.सी. रॉय का नाम आएगा, रामास्वामी अयंगर का नाम आएगा। यह वो सारी शख्सियतें हैं, सत्यमूर्ति का जिक्र आएगा, जो ये कहेंगे कि भाई हमें काउंसिल एंट्री करनी चाहिए। लेकिन वहीं पर आचार्य नरेंद्र देव का जिक्र आएगा, अच्युत पटवर्धन का नाम आएगा, जयप्रकाश नारायण का नाम आएगा। यह चाहेंगे कि हमें काउंसिल एंट्री नहीं करनी चाहिए और हमें ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। तो इस तरह से ये राइट और लेफ्ट कांग्रेस के भीतर का, मैं लेफ्ट बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट और लेफ्ट कांग्रेस के भीतर का है, जो ये कहता है कि राइट कहता है जाना है काउंसिल में और ऑफिस में, लेकिन लेफ्ट कहता है कि भाई काउंसिल और ऑफिस में नहीं जाना है। ये एक दुविधा है और गांधी तो इन्हें अनुमति दे ही चुके हैं कि आप यदि एक दिशा में आगे बढ़ेंगे और दिशा ये है कि हमें साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े होना है, तो फिर मैं आपको अनुमति देता हूँ। एक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मार्ग कोई भी अपनाइए, लेकिन उद्देश्य एक प्राप्त होना चाहिए, दिशा आप सबकी एक होनी चाहिए। इस कंसेप्ट के तहत हम आगे बढ़ेंगे। इसके तहत फाइनली अब यह डिसाइड करना था कि भाई चुनाव लड़े जाए या ना लड़े जाए। इसका फैसला हुआ लखनऊ सेशन में, जो कि अप्रैल 1936 में हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। लेकिन उसके पहले की कुछ कहानियों को आपको समझना है। अब क्योंकि गांधी 1934 में ये असेंट दे चुके हैं, ये सहमति दे चुके हैं कि भाई आप कोई भी मार्ग अपनाइए, लेकिन उद्देश्य और दिशा आपकी एक रहनी चाहिए, तो ऐसे में फिर चुनाव लड़ने की प्रक्रियाओं की शुरुआत हो गई। ये तय किया गया कि भाई किसी भी तरह के चुनाव भारत में होते हैं, लोकल बॉडी से लेकर के प्रोविंस लेवल तक के, क्योंकि 1935 का एक्ट जब तक नहीं आएगा उसके पहले जो चुनाव होंगे वो 1919 के एक्ट के मुताबिक ही होंगे भाई। तो किसी भी तरह के भारत में चुनाव होते हैं प्रोविंशियल या फिर लोकल बॉडी के, हमें उसमें शामिल होना है और हमें कई तरह के अभ्यास उससे लेने हैं। इसके तहत विभिन्न स्तरों पर कार्य होने लगा और चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। इसमें मद्रास का जिक्र अब मैं करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको चुनाव की प्रक्रिया दिखेगी लोकल बॉडी की।
तो मद्रास 1935 की कहानी है, लोकल बॉडी के इलेक्शन यहाँ पर होंगे। लोकल बॉडी के इलेक्शन में ज़बरदस्त समर्थन कांग्रेस को मिलता है। यहाँ पर होता यह है कि कांग्रेस अपना एक लोकल बोर्ड बनाती है। वो लोकल बोर्ड की जिम्मेदारी रहती है कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करेगा, और उसी लोकल बोर्ड की जिम्मेदारी रहती है कि कैंडिडेट्स को प्लेज दिलाई जाएगी कि वो सभी कैंडिडेट कांग्रेस के प्रिंसिपल्स और कांग्रेस के वर्क एंड कांग्रेस के प्रोग्राम को फॉलो करें। इसके तहत लोकल बोर्ड कैंडिडेट सेलेक्ट करता है, उन कैंडिडेट्स को चुनाव में उतारा जाता है। चाहे मद्रास की बात हो, चाहे मदुरई की बात हो, लोकल बॉडी इलेक्शन में अभूतपूर्व विजय इनको मिलती है कांग्रेसियों को। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं। उस लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में कांग्रेस यूनियनिस्ट पार्टी का सफाया कर देती है। आपको पता होना चाहिए मद्रास में यूनियनिस्ट पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी का सफाया कर दिया जाता है। ये भी बड़ी जीत है। तो ऐसे में लोकल बॉडी इलेक्शंस में और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस को भारी और अच्छी जीत मिलती है। इससे कांग्रेस को कुछ अनुभव मिल गए इस चुनाव के तहत। सबसे पहला यह हो गया कि कांग्रेस को यह पता लग गया कि उसका जन समर्थन कितना है। यह पहली अच्छी चीज़। 1935 के एक्ट के तहत 1937 में जो चुनाव होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग जो 1937 में इलेक्शंस होंगे, उसके पहले ही कांग्रेस को यह अनुभूति और यह अनुभव मिला कि भाई उनके पास जन समर्थन कितना है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद ज़बरदस्त मनोबल गिरा हुआ है कांग्रेस का, क्योंकि पहली और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप शामिल नहीं हुए। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप शामिल हुए, लेकिन डिप्रेस्ड क्लासेस के नेता बी आर अम्बेडकर, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल क्लासेस, लेबर, इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रिंसली स्टेट्स, इन सबको रिप्रेजेंट करने वाले सेक्शंस के हाथों, सिख भी हैं, एंग्लो इंडियन है, यूरोपियन है, इंडियन क्रिश्चियंस हैं, इनके हाथों आप आउट मैनोवर्ड हो गए थे। वहाँ पर फैक्शनल पॉलिटिक्स के शिकार हो गए, आप आगे नहीं बढ़ पाए। लगातार दमन चक्र चलाया अंग्रेजों ने, तो आपका सिविल डिसोबीडियंस भी फेल हुआ। ऐसे में मनोबल तो आपका गिरा हुआ है, क्योंकि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आपने सभी ने अवज्ञ आंदोलन चलाया, वो उद्देश्य आपके प्राप्त हुए नहीं, और उसके पहले ही आपको सभी ने अवज्ञ आंदोलन ख़त्म करना पड़ा। और गांधी खुद 1933 ऑनवर्ड वर्धा से गांधी ने शुरुआत कर दी हरिजन टूर की। तो मैं अब आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि 1934 अक्टूबर में गांधी ने कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने कांग्रेस की 4 आना मेंबरशिप छोड़ दी थी। मेंबरशिप छोड़ने का रीज़न, गांधी ने कहा था कि मैं 4 आना मेंबरशिप फीस नहीं दूंगा। ऐसे में गांधी फिर मेंबर नहीं रह सकते। अगर आप कभी भी कांग्रेस के मेंबर होना चाहते थे तो आपको कांग्रेस सब्सक्राइब करनी पड़ती थी। सब्सक्राइब करने की कीमत 4 आना रखी गई थी। ये नागपुर सेशन में ही निर्णय लिया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले कीमत ज़्यादा होती थी, फिर इसे कम किया गया था ताकि ज़्यादा लोग आ सकें। गांधी ने वो 4 आना डिनाई कर दिया कि नहीं, कांग्रेस में इस तरह का कोई शुल्क तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसे में गांधी 4 आना मेंबर अब नहीं, लेकिन एक बात याद रखें, गांधी की कांग्रेस की नीतियों पर प्रभाव कभी कम नहीं हुआ, और गांधी ने भी कांग्रेस को गाइड करने में कोई कमी छोड़ी नहीं थी। हालांकि 4 आना मेंबर वो नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस को जब मद्रास में लोकल बॉडी और लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव में यह सफलता मिली है, तो कांग्रेस के मोराल बूस्ट करने के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी, और कांग्रेस को ये प्रत्यक्ष हुआ कि उसके पास एक जन समर्थन है। दूसरी सबसे बड़ी बात, चुनाव के तहत कांग्रेस को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन को ऑर्गेनाइज करने का, उसे जीतने का, कैडर को सेटल करने का। तो सारी की सारी प्लानिंग, एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इलेक्शन, ये एक्सपीरियंस 1937 के चुनाव के पहले कांग्रेस को मिला। यह बड़ी बात थी। दूसरी चीज़, कांग्रेस को ये तीसरी चीज़ क्लियर हो, दूसरा अगला कंसेप्ट, कांग्रेस को ये साफ तौर पर क्लियर हो गया कि उसके अलायंस कौन है, उसके साथी कौन हैं जो उन्हें फंडिंग कर सकते हैं, जो चुनाव में उनका समर्थन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के तहत कांग्रेस लोकल इलेक्शंस के लेवल पर इन सभी फ्रंट पर सफल रही। जन समर्थन का उसे एक अनुभव हो गया, उसे अंदाज़ा लग गया कि इतना का जन समर्थन मेरे साथ है। दूसरा, उसे पार्टी ऑर्गेनाइज करने का कंसेप्ट मिल गया, उसे इलेक्शन मैनेज करने का इलेक्शन एक्सपीरियंसेस यहाँ पर हो गए। तीसरा, उसे अपने अलायंस क्लियर हो गए कि फंडिंग कहाँ से आ सकती है, और लोगों की भी होप जग गई, क्योंकि जब चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी तो आपको सीधा इसका नतीजा दिखता ये नज़र आएगा कि कांग्रेस को आगे आने वाले दिनों में फंडर मिलेंगे जो कांग्रेस को फंड करेंगे, क्योंकि उन्हें ये पॉजिटिविटी नज़र आएगी कि कांग्रेस में अभी भी पोटेंशियल है, कांग्रेस जीत सकती है। तभी तो कांग्रेस का समर्थन वो आगे आने वाले समय में करेंगे। तो इसलिए कांग्रेस को ये सफलता यहाँ पर मिली है। इन सभी कंसेप्ट के साथ अब निर्णय ये लेना है कि भाई 1937 के इलेक्शन में जाया जाए या ना जाया जाए। उसके लिए अब इन बिटवीन 1935 का चुनाव भी 1935 का एक्ट भी यहाँ पर हो चुका। उसके तहत ये कहा गया है कि भाई एक फेडरल स्ट्रक्चर आपकी कंट्री में इस्टेब्लिश होगा,
और उसके तहत एक सेंट्रल लेजिस्लेचर बनेगी जिसमें ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स होंगे। लेकिन ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के साथ साथ ये जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे उसमें शर्तें रखी गई थी कि भाई प्रिंसली स्टेट्स में इतने नंबर ऑफ प्रिंसेस, और फिर जिन स्टेट से ये प्रिंसेस आएंगे उसकी इतनी पॉपुलेशन अगर शामिल होगी तो ही ये प्रोसेस एक्टिवेटेड होगा। वो हो नहीं पाया क्योंकि प्रिंसेस में कभी सहमति बनी नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो फेडरल फीचर है वो कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया। लेकिन जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हैं, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लेकर के प्रक्रिया थी वो क्रियान्वित हो गई, वो आगे चल पड़ी। तो प्रोविंसेस में चुनाव होने थे, उसके लिए चुनाव 1936 विंटर में शुरू होकर के 1937 की विंटर्स तक चले हैं और फिर सरकारों का गठन होना शुरू हुआ। अप्रैल 1937 से ऐसा माना गया था कि प्रोविंसेस में सरकारें गठित हो जाएंगी। इसको लेकर के अब निर्णय लेना बहुत ज़रूरी था और कहानी पहुंच चुकी थी कांग्रेस के लखनऊ सेशन में। लखनऊ सेशन 1936 महत्वपूर्ण सेशन है लखनऊ का 1936 का। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और मुद्दा यह है कि भाई काउंसिल एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और मुद्दा यह है कि ऑफिस एक्सेप्टेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले लखनऊ सेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के तहत ये तो प्रमाणित ही है कि वो एक सोशलिस्ट हैं और उनके ऊपर प्रभाव है एग्रीकल्चरल पीजेंट्स का और वर्कर का। तो यहाँ पर साफ तौर पर नेहरू ये बताते आए हैं, ये क्लियर कट एक्सप्रेशन देते चले आए हैं लखनऊ सेशन के अंदर कि भाई कांग्रेस की एक समस्या रही है। कांग्रेस ने सदा ही जो एक आउटलुक दी है वो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस की आउटलुक दी है। हमारी आउटलुक में झलकना चाहिए था कि भाई हम पीजेंट के लिए, लेबरर के लिए, वर्कर के लिए काम करते हैं। ये हमारे एजेंडे पे नज़र नहीं आया। कांग्रेस को मास सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो कांग्रेस का लखनऊ सेशन एजेंडा ये है कि हम मास सपोर्ट चाहते हैं, हम मासेस के ग्रीवेंसेस को सुनना चाहते हैं और जन कल्याण जनहित में हम आगे कार्य करना चाहते हैं। हमारी नीतियाँ एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए और इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए हैं, हमें ये क्लियरली स्पष्ट करना होगा सबके सामने। तो लखनऊ सेशन में ये चीज़ तो बहुत ही क्लियर थी उस समय में। इसके तहत लखनऊ सेशन में अब निर्णय क्या लिया गया? लखनऊ सेशन में ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस चुनाव के भीतर जाएगी। तो पहली बात, ये क्लियर कट डिसीजन लखनऊ सेशन अप्रैल 1936 में हुआ है कि कांग्रेस काउंसिल एंट्री करेगी। लेकिन उसमें ये साफ कर दिया गया कि कांग्रेस जब काउंसिल एंट्री करेगी तो काउंसिल एंट्री मैनिफेस्टो के बेसिस पे होगी, यानी कि कांग्रेस मैनिफेस्टो के आधार पर काउंसिल एंट्री करेगी और मैनिफेस्टो प्रेजेंट किया जाएगा जनता के बीच में। एक प्लेज, एक मैनिफेस्टो, एक करारनामा प्रेजेंट किया जाएगा कि हम इन ग्राउंड्स के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं और आप हमसे इन्हीं ग्राउंड्स के आधार पर रिपोर्ट कार्ड मांग सकते हैं। तो हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी बन के जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल प्रोमिसेस के बेसिस पे, और वो प्रोमिसेस रिटर्न होंगे, आपके बीच होंगे, पब्लिक डोमेन में होंगे और आप हमसे जवाबदेही मांग सकते हैं। तो हम आपके लिए जा रहे हैं। तो पहले तो ये स्पष्ट किया गया कि भाई हम आपके लिए जा रहे हैं, अब अपने निजी हितों के लिए नहीं जा रहे हैं। ये एक चीज़ थी। तो मैनिफेस्टो का कंसेप्ट यहाँ पर आया है, ये चीज़ आपको समझनी है। फिर 1936 में ही, अगस्त में ही, कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मैनिफेस्टो स्वीकार किया है कांग्रेस का। तो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा इस लखनऊ सेशन के तहत दो चीज़ें और बहुत महत्वपूर्ण निकल करके आई। पहली चीज़ ये निकल करके आई कि जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन प्रिंसली स्टेट्स में हम प्रतिबद्ध हैं कि उन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर भी जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं उसी की तरह एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश हों, यानी कि वहाँ के लोगों को भी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के सरीखे ही, इनके बराबर ही, बराबरी के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स मिलने चाहिए। इसके तहत कांग्रेस वहाँ पर चल रही मूवमेंट्स का समर्थन करेगी, लेकिन हम क्लियर कर दें कि वहाँ पर की जो मूवमेंट्स है वो वहाँ के लोगों को चलानी होंगी और वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की जिम्मेवारी भी वहाँ के लोगों की होगी। हम वहाँ एंटर होकर के ये नहीं करेंगे। लेकिन आपके द्वारा यदि कोई मूवमेंट चलाई जाएगी और आप ऐसा कोई कार्य करेंगे तो हम आपकी इस सोच के साथ हैं, हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रिंसली स्टेट्स में चाहते हैं। तो पहला कार्य इस प्रिंसली स्टेट्स की दिशा में दिखा। और दूसरी चीज़ ये लिखी कि जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को ये कहा कि जो हमारी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई जाए कि वो एग्रेरियन इंक्वायरीज़ करें, यानी कि एग्रीकल्चरल एरिया में जा कर के किसानों के भीतर जा कर के किसानों से बातचीत करें, उनकी समस्याओं को समझें और उसके बेसिस पर एक एग्रेरियन प्रोग्राम हम आने वाले दिनों में बनाएंगे। तो एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटीज़ बनाई जाए जो एग्रेरियन इंक्वायरीज़ करें। और इसी के आधार पर कांग्रेस के लखनऊ सेशन की एक खासियत है कि इसी सेशन में आपको ऑल इंडिया किसान सभा बनती नजर आती है, AIKS। इस पर हम डिटेल में पहले लेक्चर दे चुके हैं। इसी ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष उस समय स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो ऑल इंडिया किसान सभा का यहाँ पर बनना, प्रिंसली स्टेट्स में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जिक्र करना, एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटीज़ बना करके एग्रेरियन इंक्वायरीज़ कंडक्ट कराना
और साफ तौर पर ये कहना कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में आएंगे, लेकिन हम मैनिफेस्टो के दम पर आएंगे, इस तरह से नहीं कि हमारा एक अधिकार ही बनता है हम इसीलिए चुनाव में आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस के बीच में रिफ्ट ना आ जाए, क्योंकि कांग्रेस कमज़ोर ना पड़ जाए चुनाव की प्रक्रिया में, इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन को डेफर कर दिया गया और क्वेश्चन ये था कि ऑफिस एक्सेप्ट किए जाएंगे कि नहीं। तो ऑफिस एक्सेप्टेंस के क्वेश्चन को चुनाव के बाद के लिए टाल दिया गया कि इसका निर्णय चुनाव के नतीजों के बाद लिया जाएगा कि ऑफिस एक्सेप्टेंस की जाएगी कि नहीं की जाएगी। हालांकि मैंने अभी आपको बताया राजगोपालाचारी, सत्यमूर्ति, के.एम. मुंशी, इस तरह के सभी वर्ग राइटिस्ट तो चाहते थे कि भाई ऑफिस एंट्री की जाए, लेकिन लेफ्टिस्ट कहते थे कि भाई ऑफिस एंट्री ना की जाए। लेकिन फिर भी जो ये कह रहे हैं कि चुनाव में ही ना जाया जाए, बिल्कुल चुनाव में ही ना जाया जाए, उनको सेटल करने के लिए अभी ऑफिस एंट्री का मुद्दा नहीं उठाया कि एटलीस्ट इनकी कुछ तो बात मानी जाए। और जो ये कह रहे हैं कि किसी भी हाल में हमें ऑफिस एंट्री करनी ही है, ऑफिस एंट्री करनी ही है, उनको सेटल करने के लिए भी ये कहा गया कि चलिए हम काउंसिल एंट्री करने जा रहे हैं, आपकी एक मांग तो मान ली ना। तो इन दोनों धड़ों के बीच में एक सामंजस्य बैठाने का काम यहाँ पर किया गया है। ये लखनऊ सेशन का कार्यक्रम है। अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू और ये मेन चीज़ें यहाँ पर उभर करके आती हैं। इसके तहत अब ये निर्णय हो गया कि भाई चुनाव लड़े जाएंगे और चुनाव लड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। 1936 से 37 के बीच में मैंने आपको बताया कि चुनाव होने हैं, तो चुनाव को समझना भी अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। चलिए अब समझते हैं कि चुनाव के तहत क्या होता है और कंसेप्ट किस तरह से उभर करके आता है। इलेक्शन हो जाते हैं पूरे भारत भर में। इस इलेक्शन के तहत क्या निकल करके आया? देखिए, इलेक्शन की प्रक्रिया में कांग्रेस को अभूतपूर्व विजय मिलती है। अगर आप कांग्रेस के विषय में देखें तो उस समय में कांग्रेस को पंजाब छोड़ दीजिए, सिंध छोड़ दीजिए, बंगाल छोड़ दीजिए, बाकी सभी जगहों पे रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त मिला। पंजाब, सिंध और बंगाल में रिस्पांस नहीं मिला, बाकी सभी जगहों पे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। क्या रिस्पांस मिला? कांग्रेस 5 प्रोविंसेस में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में उभर करके आई। इसके अलावा कांग्रेस आसाम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, बंगाल और बॉम्बे में लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर करके आई। तो फिर कांग्रेस ने सरकारें बनानी शुरू की। बंगाल में फजलुल हक की प्रजा कृषक पार्टी ने कांग्रेस के साथ आने के लिए कांग्रेस को ऑफ़र किया, लेकिन कांग्रेस ने बंगाल की प्रजा कृषक पार्टी की फजलुल हक नेता के साथ करार स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसका बेनिफिट उठाया मुस्लिम लीग ने और बंगाल में फजलुल उल हक की प्रजा कृषक पार्टी के साथ मुस्लिम लीग ने मिलकर के पार्टी बनाई। लेकिन सिंध में कांग्रेस ने मदद कर दी हिदायतुल्लाह की और हिदायतुल्लाह की सरकार बना दी। आसाम में कांग्रेस ने मदद कर दी बारदोलोई की और वहाँ पर बारदोलोई की सरकार बना दी। इसके अलावा जिन जिन क्षेत्रों में कांग्रेस को मेजॉरिटी थी एब्सोल्यूट, कांग्रेस ने वहाँ पर सरकारें बना ली। तो इस तरह से कांग्रेस को ऑल इन ऑल चुनाव में एक अच्छी सफलता मिली। अब यहाँ पर क्या उभर करके आता है? कुछ किताबों में 7 लिखा है, कुछ किताबों में 8 लिखा है। तो 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकारें आई, एब्सोल्यूट सरकारें अकेली कांग्रेस की और कहीं पर कोलिशन से मिली जुली सरकारें कांग्रेस की उभर करके आई। पंजाब में कोई खासा रोल कांग्रेस नहीं प्ले कर पाई सरकार बनाने में, वहाँ पर यूनियनिस्ट पार्टी इंपॉर्टेंट थी। 1945 में जाकर के पंजाब ने वहाँ पर एक अच्छा रोल प्ले किया, पंजाब में कांग्रेस ने एक अच्छा रोल प्ले किया। सिख कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी का कोलिशन 1945 में जाकर के आपको दिखता है। यहाँ पर अब आपको 2 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1935 के एक्ट के तहत एक प्रोविज़न ये था कि जनरल इलेक्टोरेट होंगे और रिजर्व्ड इलेक्टोरेट होंगे, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें तो कई तरह के सेपरेट इलेक्टोरेट थे, जैसे लेबर सेपरेट इलेक्टोरेट था, इंडस्ट्रियल सेपरेट इलेक्टोरेट था, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, लैंडलॉर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट था, मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट था, सिख सेपरेट इलेक्टोरेट था, क्रिश्चियन था, एंग्लो इंडियन था, यूरोपियन था, अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट थे। इन सभी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जिक्र यदि किया जाए तो एक्सेप्ट लेबर सेपरेट इलेक्टोरेट में कांग्रेस को अच्छा खासा समर्थन मिला, लेकिन इसके अलावा बाकी के सेपरेट इलेक्टोरेट टेरिटरीज़ में कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स फील्ड तो किए, लेकिन कांग्रेस को उस लेवल पे समर्थन और सफलताएं नहीं मिली। कांग्रेस को जहां पर समर्थन और सफलता मिली वो जनरल इलेक्टोरेट था। तो रिजर्व्ड इलेक्टोरेट में कांग्रेस ने लेबर इलेक्टोरेट में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जनरल इलेक्टोरेट में कांग्रेस ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, ये एक बात क्लियर है। लेकिन अगर रिजर्व इलेक्टोरेट की बात करें तो जिन मुस्लिम एरियाज़ की बात हम करते हैं, उन मुस्लिम एरिया में अगर हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में 26 सीटें कांग्रेस लेकर के गई। ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम लीग को भी उस लेवल पर समर्थन मुस्लिम इलेक्टोरेट सिस्टम के तहत नहीं मिला। तो जहाँ जहाँ पर आपने सेपरेट इलेक्टोरेट रखा, वहाँ पर जहाँ पर मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट था, तो मुस्लिम लीग का भी ये भरम टूट गया
कि उसको बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिला नहीं मिला। हमारे कम्युनलिज्म के पहले लेक्चर हैं, उसमें मैंने इसके ऊपर बहुत बेहतरी से चर्चा करके आपको समझाया है। तो हमारे लेक्चर में, कम्युनलिज्म के लेक्चर में जाइए प्लेलिस्ट में, उसको सुनने का प्रयास करिए। तो मुस्लिम लीग को भी उतना सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के तहत अच्छा समर्थन नहीं मिला, कांग्रेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम में उस लेवल पर समर्थन नहीं मिला, लेबर विंग रीजन को छोड़ करके। जनरल इलेक्टोरेट में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया। अब इलेक्शन की प्रक्रिया यहाँ पर ख़त्म हो गई। कहानी शुरू होती है कि भाई कांग्रेस ने ऑफिस एक्सेप्ट किए कि नहीं किए। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होती है। देखिए, मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा है कि कांग्रेस को ऑफिस एक्सेप्ट करना है। अप्रैल का समय है तो ऑफिस एक्सेप्ट होना चाहिए, मिनिस्ट्रीज़ बननी चाहिए। तो जहाँ जहाँ जिन जिन प्रोविंसेस में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली है, वहाँ वहाँ पर कांग्रेस के सामने ये सवाल था कि भाई आप आइए और अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो फॉर्म करिए। तो कांग्रेस ने वहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ फॉर्म नहीं करी। उसका एक कारण था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत एक क्लॉज था कि गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, जो गवर्नर है वो क्राउन को रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो मंत्री चुने जाएंगे वो मंत्री रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेचर को। जबकि जो पाइवॉट है, जो सेंट्रल प्लेयर है, वो सेंट्रल प्लेयर होना चाहिए मुख्यमंत्री। और याद रखिए उस समय में प्रोविंसेस के ही लीडर हैं, लेकिन उसे चीफ मिनिस्टर ना कह करके प्राइम मिनिस्टर कहा गया है। तो जब आप किताबों में पढ़ेंगे वहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर वर्ड सुनने को मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक तरह से वो उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कहा उस वक्त उसे प्रधानमंत्री गया है, यानी कि उन मंत्रियों में वो प्रधान है। तो उस सेंस में प्रधानमंत्री कहा गया है, वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें नहीं पुकारा गया है। तो लिस्ट पढ़ते हुए कहीं आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है कि जो मंत्री प्रधानमंत्री हैं वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, लेकिन सही मायने में ज़्यादा शक्तिशाली आपने रखा है गवर्नर को, जबकि गवर्नर पॉपुलरली इलेक्टेड भी नहीं है और गवर्नर रिस्पॉन्सिबल है क्राउन को। और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मामलों में, अपने डिस्क्रिशन की पावर के मामले में गवर्नर रिस्पॉन्सिबल है गवर्नर जनरल और उसके साथ मिलकर के सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया को। ऐसे में स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर वो कई चीज़ों पर रोक लगा सकता था, कई परिस्थितियों में वो मंत्रियों को बर्खास्त भी कर सकता था, कई परिस्थितियों में उसको इमरजेंसी पावर लगाने की आज़ादी थी, कई परिस्थितियों में वो बिल को कैंसिल भी कर सकता था। ये सभी शक्तियाँ उसको दी गई थी, जिसके तहत ये माना गया कि भाई आपने पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट को पैरालाइज करने का काम किया। ऐसे में अगर लगातार डे टू डे वर्क में गवर्नर का हस्तक्षेप रहेगा तो कोई लाभ नहीं है इन चुनाव के माध्यम से चुन करके मंत्रालय संभालने और जनता की नज़रों में बुरा बनने का। तो कांग्रेस इस वजह से मंत्रालय संभालना नहीं चाहती थी। दूसरा, कांग्रेस के ऊपर एक इल्ज़ाम भी ये था कि भाई कांग्रेस लालची है, वो उसका उद्देश्य केवल मंत्रालय संभालना है, वो ऑफिस बियरर बनना चाहती है, चुनाव के बाद वो लाभ उठाना चाहती है सरकार के भीतर आकर के, इसकी वजह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वर्कर से और लेबर से कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह की चीज़ें थी। तो कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग करके गवर्नर जनरल लिंगलिथगो को उस समय में यह ज्ञापन दिया, ये मेमोरेंडम दिया कि यदि आप हमें अश्योर करते हैं कि जो गवर्नर हैं वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे तो इस अश्योरेंस के बेसिस पे हम मंत्रालय लेते हैं। लेकिन गवर्नर जनरल किसी भी तरह की ऐसी अश्योरेंस देना उस वक्त नहीं चाहता था। तो फिर कांग्रेस के लोगों ने मंत्रालय नहीं संभाले। अब उन्होंने मंत्रालय नहीं संभाले तो सरकार को कोई तो प्रबंध करना होगा। तो सरकार ने अलग अलग लोगों को मंत्रालय दे दिए। जैसे उत्तर प्रदेश की बात है, वहाँ पर चत्तारी राजा को मंत्रालय दे दिया गया। इसी तरह से बॉम्बे की बात है, वहाँ पर दुनशीजा कूपर को मंत्रालय दे दिया गया। इन सबको मंत्रालय दे दिया गया, लेकिन ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते थे क्योंकि इनके पास पॉपुलर मेंबरशिप नहीं थी, मतलब इनको उस हाउस में मेजॉरिटी समर्थन नहीं था। और अगर हाउस में मेजॉरिटी समर्थन नहीं है तो आप 6 महीने से अधिक नहीं रह सकते। यह आज भी है, आज भी यह गवर्नर के ऊपर और के देश के स्तर पर राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो किसी को भी मंत्री बना सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव लड़ करके आना होगा राज्यसभा या लोकसभा का, तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए राज्यसभा लोकसभा से, तभी वो मंत्री पद तक रह सकता है। इस तरह का प्रावधान तभी था। तो ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते थे। एक वक्त के बाद इन्हें 6 महीने के बाद जाना ही था। तो जब 6 महीने पूरे होने को हैं, इनको जाना है, इन्हें इंतरिम मिनिस्ट्रीज़ कहा गया, अंतरिम मंत्रालय। तो उस वक्त गवर्नर्स का फिर ये सुझाव था कि भाई वापस से कांग्रेस को पूछा जाए। कुछ गवर्नर ने ये कहा गवर्नर जनरल से कि भाई क्यों ना हम इन लेजिस्लेचर्स को डिसॉल्व ही कर दें, लेकिन गवर्नर जनरल इसे डिसॉल्व करने के हक़ में नहीं था। गवर्नर जनरल का ये मानना था कि कांग्रेस आएगी, मंत्रालय संभालेगी और कांग्रेस के वह नेता जो काउंसिल में एंट्री करना चाहते हैं वो बड़े स्तर पर कांग्रेस हाई कमान के ओबीडियंट हैं, वो हाई कमान की बातों को, ऑर्डर को मानते हैं
और कांग्रेस हाई कमांड के ऊपर कंट्रोल राइटिस्टों का है, और राइटिस्ट किसी भी लेवल पर नियमों के, लॉ के, नीति के अधीन विरुद्ध नहीं जाते हैं, तो आ जाएंगे, वो बना लेंगे मंत्रालय, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने कुछ सवाल खड़े थे कि भाई मंत्रालय क्यों, तो कांग्रेस के ऊपर क्यों ना जाया जाए। कांग्रेस के ऊपर फिर से वही दबाव है, दबाव वही राजा गोपालचारी और राइट विंग का, कि भाई हमें क्यों नहीं मंत्रालय में जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि हम मंत्रालय नहीं संभालेंगे तो जो गवर्नर्स हैं उन्होंने मंत्रालय उनको दे दिए हैं जिन लोगों के पास राइट ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है मंत्रालय संभालने का, क्योंकि जनता ने उन्हें वोट नहीं डाली। तो फिर भी वो मंत्रालय में यदि बैठेंगे तो ये तो जनता के साथ एक तरह का अन्याय हुआ कि जिनको जनता ने अपना पॉपुलर वोट दिया भी नहीं है वह मंत्रालय में बैठ करके उनको चला रहे हैं, तो ये तो अन्याय होगा, क्योंकि हम जगह नहीं लेंगे तो वो लोग जगह ले लेंगे। दूसरी चीज़ इन्होंने तर्क दिया कि भाई हम मंत्रालय में जाएंगे, सही मायने में जो पीजेंट है, सही मायने में जो वर्कर है, उसके ऊपर जो एट्रोसिटी होती है, उसकी जो एक्सप्लॉइटेशन है, उसका रीज़न है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट में एंटर होने का अब हमें मौका मिला है तो हम गवर्नमेंट में एंटर हो करके सही नीतियाँ बना करके लागू कराएंगे, तो ऐसे में हम वर्कर और पीजेंट के कॉज के लिए, उसके हितों के लिए कार्य कर पाएंगे। तो हमें क्यों नहीं जाना चाहिए, हमें इस मिनिस्ट्रीज़ में एंटर होना चाहिए। एक तो हमारा अधिकार बनता है, दूसरा हमें जनकल्याण के कार्य करने का मौका मिलेगा, और तीसरा अगर हम नहीं जाएंगे तो जो लोग नॉन डिज़र्विंग हैं वो वहाँ जाएंगे, और चौथा अगर ये इसी तरह से कंडीशन लल होती रही, लटकू चलती रही, तो फिर असेंबलीज डिज़ोल्व हो जाएंगी और फिर तानाशाही शासन होगा गवर्नर का या गवर्नर जनरल का, तो यह तो लाभकारी नहीं है। लेकिन इसके विपरीत जो किसान सभाएं बनी हुई थी, या जो कम्युनिस्ट थे, या जो कांग्रेस के ही सोशलिस्ट विंग थे, उनका ये मानना था कि यह लालची वर्ग है कांग्रेस का, यह वर्कर का नाम लेकर के, पीजेंट का नाम लेकर के बहाना बना रहा है, इसको कांग्रेस, इसको सरकार के अंदर जाना है, केवल इसको सरकार चलाने से मतलब है, इसको ऑफिस लेने से मतलब है, और इसको कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं कि ये परसेप्शन बनना गलत भी नहीं था, क्योंकि जितना भी कैपिटलिस्ट सेक्शन था इंडिया का, जैसे जी.डी. बिरला और बाकी के लोग, महादेव देसाई, ये लोग लगातार गांधी को प्रेशराइज़ कर रहे थे और कांग्रेस को बहुत ज़बरदस्त प्रेशराइज़ कर रहे थे कि भाई आप गवर्नमेंट में क्यों नहीं आते, आप सरकार में आइए, फिर आप सरकार में आने के बाद देश के हित में नीतियाँ बनाएंगे। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट ऑलवेज यही चाहता था कि इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में पॉलिसीज़ बने, यानी कि विदेश से आने वाली वस्तुओं के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगे, जो कोस्टल शिपिंग है उस कोस्टल शिपिंग के ऊपर काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी प्रिविलेजेस मिले हुए हैं यूरोपियंस को, उस कोस्टल शिपिंग में हमें भी कुछ अधिकार मिलें, क्योंकि बहुत सारी कोस्टल शिपिंग उस समय में भारतीय कंपनियों के हाथ आ चुकी थी। ऐसे में वो तो ये चाहते थे कि उनके हितों में नीतियाँ बने, और वो नीतियाँ एक देश की राष्ट्रीय सरकार ही बना सकती है। ऐसे में वो लगातार दबाव बना रहे थे कि भाई आपको काउंसिल एंट्री यहाँ पर करनी चाहिए। और सही मायने में मैं आपको बता दूँ कि गांधी का भी ये मानना था कि काउंसिल एंट्री करनी चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्टों का ये मानना था कि ऑफिस एंट्री करनी चाहिए, और गांधी का भी ये मानना था कि ऑफिस एंट्री हमें यहाँ पर करनी चाहिए। तो अल्टीमेटली यह डिसाइड हुआ। जून 1937 का समय आया, गवर्नर जनरल लिंगलिथगो ने नोटिस जारी किया, और नोटिस जारी करके ये कहा कि भाई अनड्यू इंटरफेरेंसेस गवर्नर नहीं करेंगे गवर्नमेंट की रनिंग में। जब यह अश्योरेंस दे दिया गया गवर्नर जनरल लिंगलिथगो के द्वारा, तो फाइनली कांग्रेस ने जून में वर्धा में अपना सेशन होल्ड किया और कांग्रेस के इस जून वर्धा सेशन ने ये सेशन मतलब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस वर्धा मीटिंग ने ये कंफर्म कर दिया कि भाई ऑफिस एंट्री होने जा रही है, और फिर ऑफिस एंट्री ली गई और उसके बाद सरकारें बनाई गई। तो जहाँ जहाँ पर भी कांग्रेस को मेजॉरिटी थी, कांग्रेस ने वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी और कांग्रेस ने गवर्नमेंट चलाई। तो लगभग जून जुलाई ऑनवर्ड्स 1937 से लेकर के सितंबर 1937 तक कांग्रेस ने ठीक ठाक सरकारें चलाई हैं। फाइनली नवंबर 1937 में कांग्रेस ने मंत्रालयों से रिज़ाइन कर दिया, वर्ल्ड वार 2 में कांग्रेस को इंडक्ट कर लिया गया। तो लगभग 2.25 साल तक कांग्रेस को सरकारें चलाने का मौका मिला, जिसके तहत कांग्रेस के सामने चैलेंजेस बहुत थे। उन चैलेंजेस को कांग्रेस ने कैसे पूरा किया वो हम समझेंगे, लेकिन उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कांग्रेस जब चुनाव में आई थी तो कांग्रेस किन मैनिफेस्टो को लेकर के आई थी, और चुनाव की प्रक्रिया में एंटर होने के समय कांग्रेस ने कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसा चुना था। जब हम ये सारा समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कांग्रेस ने सही में सरकारों में आने के बाद डिलीवर क्या किया है, दिया क्या है। चलिए समझते हैं कांग्रेस का 1936 के लखनऊ सेशन के तहत जो ये वादा था कि हम मैनिफेस्टो के बेसिस पर चुन करके आएंगे, वो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने क्या प्रोवाइड किया था। देखिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो सबसे पहला प्रोविज़न जो रखा गया कांग्रेस के द्वारा,
वो ये रखा गया कि जनता को ये कॉन्फिडेंस दिलाया गया कि भाई हम जो जा रहे हैं इन काउंसिल्स में, तो हमारा पर्पस जा कर के वहाँ पर ब्रिटिशर्स के साथ मिल कर के काम करना नहीं रहेगा। हम वहाँ पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करने उस लेवल पर नहीं जा रहे हैं। हम एंटर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम कॉम्बैट कर सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव क्लॉजेस हैं, उन्हें हम ख़त्म करा सकें। जो सरकार आज स्थापित है, जिस रूप में स्थापित है, जिस तरह से कार्य करती है, उसके उस रूप को बदल सकें। सरकार जन कल्याणकारी हो, इस तरह का कार्य कर सकें। तो हम आपके लिए काउंसिल एंट्री कर रहे हैं। हम इम्पीरियलिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एंटी इम्पीरियलिज्म के नाम पर हम सारे एक हैं। कांग्रेस का ये एजेंडा बहुत क्लियर था। आपको याद होना चाहिए कि कांग्रेस ने जब भी एंटी इम्पीरियलिज्म स्टैंड लिया है तो कांग्रेस का राइट, सेंटर और लेफ्ट विंग हमेशा साथ आया है। ये इस बात से प्रमाणित था कि काउंसिल एंट्री को लेकर के चाहे कांग्रेस के सोशलिस्ट यानी कि लेफ्ट और राइटिस्ट विंग के बीच भेद था, लेकिन 1935 के एक्ट की जब खिलाफत की बात आई थी तो कांग्रेस के सभी विंग ने एक साथ होकर के 1935 के एक्ट की खिलाफत की थी। तो कांग्रेस का जब भी ब्रिटिशर्स को लेकर के स्टैंड चेक हुआ है, एंटी ब्रिटिश, एंटी इम्पीरियल फीलिंग में, ये ऑलवेज सब एक साथ रहे हैं। ये बड़ी बात थी कांग्रेस की उस समय में। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो यूनाइटेड फ्रंट देने में उस समय में मुकम्मल हो पाई, माकूल हो पाई। बाकी कोई पार्टी इस तरह से डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करने में फेल रही है। तो कांग्रेस के अंदर कई कास्ट, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट सेक्शंस, सेगमेंट्स के सभी वर्ग रिप्रेजेंट होते थे। ये कांग्रेस ने प्रमाणित किया है। और राजगोपालाचारी की यहाँ पर एक लाइन बहुत अच्छी है कि कांग्रेस के भीतर ये जो एक ख़ास अप्रोच के लोगों की मेजॉरिटी आ जाती है, जिस मेजॉरिटी के तहत अभी यह मेजॉरिटी उभर करके आई कि भाई हमें काउंसिल एंट्री करनी है, यह मेजॉरिटी से डरने की बात नहीं है। यह मेजॉरिटी कांग्रेस की एक मशीनरी की तरह काम करती है फॉर द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। यानी कि कभी यह मेजॉरिटी किसी निर्णय को लेकर के एक होती है, कभी मेजॉरिटी किसी वर्ग की बनती है किसी निर्णय को लेकर के। ये कांग्रेस की खासियत ही ये है कि हम इस तरह से कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं डिफरेंट मेजॉरिटीज़ फॉर्म करके। लेकिन ये मेजॉरिटी बन जाना कांग्रेस में कभी भी किसी स्प्लिट का आधार, कभी भी बिखराव का या टूटने का आधार नहीं रहा है। यह इसका प्रमाण यही है कि भिन्न समय में भिन्न राय हैं लोगों की, और उस राय को जो बेहतर रिप्रेजेंट कर रहा है वही कांग्रेस के अंदर मेजॉरिटी फॉर्म कर ले रहा है और अपनी नीतियों को यहाँ पर चला ले रहा है। तो कांग्रेस के अंदर ऑलवेज 1935 से लेकर के 1937 के चुनाव के दौरान आपको ये दिखेगा कि राइट और लेफ्ट विंग कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के पॉलिसी, प्रोग्राम, एजेंडे को अपने मुताबिक इन्फ्लुएंस करने में लगा रहा। तो कांग्रेस में इन्फ्लुएंसर ग्रुप के तौर पर, प्रेशर ग्रुप के तौर पर कई वर्ग काम करते थे, इसमें कोई समस्या नहीं थी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो का दूसरा एजेंडा ये रहा कि गरीबी एक बड़ा मुद्दा है और हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि भाई गरीबी को ख़त्म करना ही हमारा मेन उद्देश्य है देश भर से। और गरीबी के तहत अगर हम देखें तो रोज़मर्रा की लोगों की अपनी समस्याएं हैं। वर्कर है, आर्टिजन है, पीजेंट है, भारी गरीबी से जूझ रहा है। और कांग्रेस के मेन कार्रवाई का आधार ये रहेगा कि हम अपनी डेली एक्टिविटी में, हम अपनी रूटीन कांग्रेस एक्टिविटी के अंदर, जब कल को अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम अपनी रूटीन एक्टिविटी के अंदर इन लोगों की रोज़मर्रा की समस्याओं को निहित कर देंगे, समावेशी बना देंगे, वही हमारी सरकार का क्रियाकलाप हो जाएगा। तो हम इसी तरह से काम करेंगे तो हम एंटी पॉवर्टी, प्रो पुअर गवर्नमेंट के तौर पर उभर करके आएंगे। तीसरा, गवर्नमेंट के एजेंडे के तौर पर यह था कि भी सिविल लिबर्टीज़ देना हमारा अधिकार बनता है। जितने भी एक्ट, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंसेस सरकार ने बनाए हैं दमन चक्र का समर्थन करने के लिए, लोगों को दबाने कुचलने के लिए, उन सभी एक्सप्लॉयटेशन को, उन सभी दमन चक्रकारी नीतियों, कानूनों की हम अवहेलना करेंगे, उनको ख़त्म करा देंगे, निरस्त कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स कैद किए गए हैं उनको हम रिलीज़ कराएंगे। जो भी डिटेनीज़ हैं, डिटेन किए गए हैं, उन्हें हम बाहर करेंगे। और जो भी सिविल लिबर्टीज़ देनी बनती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ट्रेड यूनियन बनाने की आज़ादी, धरना प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन की आज़ादी, ये हम देने का कार्य करेंगे। वर्कर के विषय में सरकार ने कहा कि भाई हम वर्कर के विषय में यह काम करेंगे कि वर्कर के लिए डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड हम इंड्यूस करेंगे, बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर द लेबर होगी और रेगुलेटेड वर्किंग आवर उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके तहत ये पता होगा कितने घंटे उनको काम करना है। इसके तहत वर्कर के लिए जो भी ज़रूरी था, जिसमें इम्पॉर्टेंट ये था कि वर्कर को किस तरह से ओवर एज एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, यानी कि इंश्योरेंस ये मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होना चाहिए, तनख्वाह मिलने के साथ छुट्टी मिलने वाली यानी कि कंपनसेशन वाली लीव उसको मिलनी चाहिए, बीमार होने पर उसे जो सिक लीव मिलती है उस पर उसकी तनख्वाह ना कटे ये होनी चाहिए,
लेबर को ट्रेड यूनियन बनाने का एक अधिकार हो, ये हम देने का प्रयास करेंगे। लेबर के इशू में जो ट्रेड डिस्प्यूट लेबर और कैपिटल के बीच में, वर्कर और कैपिटलिस्ट यानी कि एम्प्लॉयर के बीच में जो डिस्प्यूट्स आते हैं, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कोई मैकेनिज़्म, कोई इंस्टीट्यूट, कोई ट्राइब्यूनल फॉर्म करने की ज़रूरत है, वो हम फॉर्म करने का काम करेंगे। तो जो भी वर्कर की उस समय की मांगें थीं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर मैनिफेस्टो में प्रावधान रखा गया। ये भी कहा गया कि भाई हम गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की दिशा में काम करेंगे। हम भारत भर में एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे, एजुकेशन बढ़ाने का काम करेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया जाएगा, खादी को बढ़ाने का काम किया जाएगा, हैंडलूम्स को और हैंड स्पनर्स को बढ़ाने का काम किया जाएगा, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इनको फंड भी सपोर्ट किए जाएंगे। वुमेन को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट की जाएगी, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने का काम किया जाएगा पूरे देश भर में से। इस तरह के सभी प्रावधान हम लेकर के आएंगे।